नमस्कार दोस्तों। आज हम देश की राजधानी से सटे हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मानेसर इलाके में हुई एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात की गहराई से पड़ताल करेंगे जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना 21 मई 2026 की है, जब मानेसर के एक सुनसान इलाके में स्थित किराए के मकान से एक नवविवाहिता का शव बरामद किया गया। मृतका की पहचान मधु के रूप में हुई, जिसकी शादी को महज 3 महीने ही बीते थे। इस घटना ने पारिवारिक रिश्तों, भरोसे और सामाजिक ताने बाने पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दर्दनाक हत्याकांड के सामने आने के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और पुलिस प्रशासन भी मामले की संजीदगी को देखते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी दर्शकों से एक विनम्र आग्रह करते हैं कि इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले की जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके विचार और आपकी राय हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए इस पूरी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है गुरुग्राम के ही मानेसर गांव से, जहां मधु नाम की एक बेहद शांत, सुशील और होनहार युवती अपने परिवार के साथ रहती थी। मधु ने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी और वह जीवन में आगे बढ़कर कुछ अच्छा करना चाहती थी। उसके पिता अशोक कुमार अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और उसके भविष्य को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहते थे, लेकिन भारतीय समाज की पारंपरिक सोच के अनुसार वे यह भी चाहते थे कि समय रहते बेटी का एक अच्छे और संस्कारी परिवार में विवाह हो जाए, ताकि वह अपने जीवन में पूरी तरह से व्यवस्थित हो सके। वे एक ऐसे जीवन साथी की तलाश में थे जो मधु की पढ़ाई और उसके सपनों का सम्मान करे और उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरा सहयोग दे। इसी खोज के दौरान रिश्तेदारों के माध्यम से उनके पास मानेसर गांव के ही रहने वाले अंकित नामक युवक का विवाह प्रस्ताव आया। अंकित के परिवार का पृष्ठभूमि काफी मजबूत मानी जाती थी। उसके पिता के पास गांव में काफी खेती योग्य जमीन थी और अंकित खुद को एक प्रगतिशील किसान के रूप में पेश करता था, जो आधुनिक तरीकों से खेती का काम संभालता था और उसी से उसके परिवार की अच्छी खासी आमदनी होती थी। हालांकि वह किसी कॉरपोरेट कंपनी या सरकारी नौकरी में नहीं था, लेकिन उसके पास पुश्तैनी जमीन और एक स्थिर पारिवारिक आय थी, जिससे मधु के पिता को लगा कि उनकी बेटी वहां हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहेगी। रिश्तेदारों ने भी अंकित के स्वभाव और उसके परिवार की समाज में प्रतिष्ठा की काफी तारीफ की थी। मधु के पिता अशोक कुमार को लगा कि उनकी बेटी के लिए इससे बेहतर घर और वर नहीं मिल सकता। दोनों परिवारों की सहमति के बाद शादी की रस्में शुरू हुईं और 19 फरवरी 2026 को पूरे रीति रिवाज और धूमधाम के साथ मधु और अंकित का विवाह संपन्न हो गया। शादी के शुरुआती दिन बेहद सामान्य और खुशियों से भरे रहे। मधु ने नए घर में कदम रखा और वहां के माहौल में ढलने की पूरी कोशिश की। वह अपने ससुराल के सभी सदस्यों का सम्मान करती थी और घर के कामकाज में हाथ बटाती थी। विवाह के बाद के पहले महीने में जब भी मधु ने अपने मायके में फोन किया, तो उसने हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा होने की बात कही। उसने अपने पिता और भाई को बताया कि उसके ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते हैं और अंकित भी उसका पूरा ध्यान रखता है। मधु के पिता यह जानकर बेहद संतुष्ट थे कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में राज कर रही है और उन्होंने जो फैसला लिया था वह पूरी तरह से सही साबित हुआ। फरवरी का महीना बीत गया और मार्च तथा अप्रैल के महीनों में भी किसी तरह की कोई अप्रिय बात या मनमुटाव की खबर सामने नहीं आई। लेकिन मई का महीना आते ही इस हंसते खेलते परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई। 21 मई 2026 को अचानक मधु संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ससुराल से लापता हो गई। सुबह जब घर के लोग जागे तो मधु कहीं नजर नहीं आई। शुरुआत में परिवार के लोगों ने सोचा कि शायद वह आसपास कहीं गई होगी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो हड़कंप मच गया। इसी बीच मधु के पिता अशोक कुमार के पास दामाद अंकित का फोन आया। अंकित की आवाज में घबराहट और गुस्सा दोनों था। उसने फोन पर मधु के पिता को बताया कि मधु घर से अचानक बिना बताए कहीं चली गई है। इतना ही नहीं,
अंकित ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उसने घर की अलमारी और तिजोरी की जांच की तो उसमें रखे सारे सोने चांदी के जेवरात और नकदी गायब थे। अंकित का दावा था कि यह सब मधु अपने साथ लेकर भाग गई है, क्योंकि घर में कीमती सामान और पैसों के बारे में सिर्फ मधु को ही पता था। यह सुनते ही मधु के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पिता के लिए यह दोहरा झटका था। एक तरफ उनकी जवान बेटी रहस्यमय तरीके से गायब थी, जिसकी सुरक्षा को लेकर वे बेहद चिंतित थे, और दूसरी तरफ उस पर चोरी करके भागने का एक बेहद कलंककारी इल्जाम लगाया जा रहा था। अशोक कुमार गहरे सदमे में चले गए। उन्हें समाज में अपनी बदनामी का डर सताने लगा कि लोग उनकी परवरिश पर सवाल उठाएंगे। लेकिन जब उन्होंने ठंडे दिमाग से इस पूरी स्थिति का विश्लेषण किया तो उनके मन में कई गंभीर संशय पैदा होने लगे। वे अपनी बेटी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मधु कभी भी ऐसी लड़की नहीं थी जो धन दौलत के लालच में ऐसा कोई कदम उठाए। उसका कोई गलत इतिहास नहीं था, ना ही उसका किसी से कोई प्रेम प्रसंग था, और ना ही उसने कभी अपने ससुराल में किसी तरह की प्रताड़ना या असंतोष की बात अपने मायके वालों से साझा की थी। तो फिर अचानक वह पैसे और गहने लेकर क्यों भागेगी, और वह भी शादी के महज 3 महीने के भीतर? अशोक कुमार के मन में अंकित के दावों को लेकर शक तब और गहरा हो गया जब उन्होंने अंकित से कहा कि अगर घर में इतनी बड़ी चोरी हुई है और बहू गायब है तो हमें तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर इस बात की लिखित शिकायत दर्ज करानी चाहिए। एक सामान्य परिस्थिति में जिस व्यक्ति के घर से भारी मात्रा में कीमती सामान चोरी हुआ हो, वह सबसे पहले पुलिस की मदद लेता है। लेकिन यहाँ अंकित का रवैया बिल्कुल उलट था। उसने पुलिस के पास जाने की बात पर टाल मटोल करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि पुलिस में जाने से दोनों परिवारों की समाज में थू थू होगी, और बदनामी के डर से हमें पहले अपने स्तर पर उसे ढूंढना चाहिए। अंकित का यह टाल मटोल वाला रवैया और पुलिस के नाम से कतराना मधु के पिता को बिल्कुल रास नहीं आया। उन्हें लगने लगा कि दाल में कुछ काला है, और अंकित जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार मधु के पिता ने और अधिक इंतजार न करने का फैसला किया। वे खुद मानेसर थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को पूरी कहानी बताई। उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और अंकित द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में भी पुलिस को सूचित किया। जैसे ही पुलिस ने इस मामले में दखल दिया और अंकित से पूछताछ करने के लिए उसके घर का रुख किया, वैसे ही इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया। अंकित अचानक अपने घर से फरार हो गया। उसका मोबाइल फोन बंद हो गया और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अंकित का इस तरह अचानक गायब हो जाना इस बात का पुख्ता सबूत था कि वह जो कहानियां बना रहा था वे पूरी तरह से झूठी थीं, और मधु के गायब होने के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई थी। बेटी की सुरक्षा को लेकर आशंकित और अंकित के फरार होने से परेशान होकर मधु के पिता और भाई ने अपने स्तर पर सच का पता लगाने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी। उन्होंने अंकित के दोस्तों, उसके पड़ोसियों और गांव के अन्य लोगों से गुपचुप तरीके से पूछताछ करना शुरू किया, ताकि अंकित के अतीत के बारे में कुछ सुराग मिल सके। इसी दौरान उनके सामने एक ऐसा कड़वा सच आया जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन्हें पता चला कि अंकित पिछले 2 वर्षों से मानेसर बस स्टैंड के पास स्थित एक बहुमंजिला इमारत के फ्लैट में एक अन्य लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। वह लड़की अंकित की प्रेमिका थी, और अंकित ने शादी से पहले इस बात को पूरी तरह से छिपा कर रखा था। मधु के परिवार को शादी के वक्त इस बात की भनक तक नहीं लगने दी गई थी कि अंकित का किसी अन्य महिला के साथ इतना गहरा और पुराना संबंध है। यह जानकारी मिलते ही मधु के पिता को एहसास हो गया कि उनकी बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर उन्हें इस लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पहले थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो वे कभी भी अपनी बेटी का हाथ अंकित के हाथ में नहीं सौंपते। अब सारा ध्यान उस किराए के कमरे की तरफ गया जहां अंकित अपनी प्रेमिका के साथ रहता था। मधु के पिता ने तुरंत इस नए पते की जानकारी पुलिस जांच टीम को दी। पुलिस बल बिना समय गंवाए उस इमारत पर पहुंचा जहां वह फ्लैट स्थित था। पुलिस जब फ्लैट के दरवाजे के सामने पहुंची तो देखा कि बाहर से एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि यह फ्लैट पिछले कुछ दिनों से बंद है।
लेकिन हाल ही में वहां कुछ हलचल देखी गई थी। पुलिस ने बिना देरी किए कानूनी गवाहों की मौजूदगी में उस फ्लैट के दरवाजे का ताला तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला और पुलिस की टीम अंदर दाखिल हुई, वहां की हवा में एक अजीब सी दुर्गंध और सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे के अंदर सामान बिखरा हुआ था। जब पुलिसकर्मी जांच करते हुए फ्लैट के बाथरूम की तरफ बढ़े तो वहां का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। बाथरूम के फर्श पर एक महिला का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। शव की स्थिति को देखकर साफ था कि उसकी बेहद बेरहमी से हत्या की गई थी। पुलिस ने तुरंत मधु के परिजनों को शिनाख्त के लिए अंदर बुलाया। जैसे ही अशोक कुमार ने अपनी बेटी के बेजान और लहूलुहान शरीर को देखा, वे चीख पड़े। वह शव किसी और का नहीं बल्कि उनकी लाडली बेटी मधु का ही था, जिसकी शादी के अरमान अभी पूरी तरह से सजे भी नहीं थे। घटनास्थल का मुआयना करने के लिए तुरंत फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और वहां से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने शुरू किए। पड़ोसियों और इमारत के सुरक्षा गार्ड्स से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 22 मई को यानी मधु के लापता होने की खबर फैलने के अगले दिन अंकित को उसकी उसी प्रेमिका के साथ इस फ्लैट के आसपास देखा गया था। वे दोनों बेहद घबराए हुए थे और बहुत ही जल्दबाजी में फ्लैट का ताला बंद करके वहां से भागते हुए नजर आए थे। इस गवाही ने पुलिस के संदेह को पूरी तरह से हकीकत में बदल दिया कि मधु की हत्या में अंकित और उसकी प्रेमिका दोनों बराबर के साझीदार हैं। हम इस संवेदनशील और गंभीर घटनाक्रम के विवरण को आपके साथ साझा कर रहे हैं ताकि समाज में इस तरह के अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़े। यदि आप हमारे इस प्रयास को सराहते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें कि ऐसे मामलों में समाज और कानून को क्या कदम उठाने चाहिए। इस भयानक कृत्य को अंजाम देने के बाद अंकित और उसकी प्रेमिका दोनों के मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहे हैं। पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उनके ठिकाने लगातार बदल रहे थे या वे पूरी तरह से तकनीकी नेटवर्क से बाहर थे। पुलिस प्रशासन ने इस अंधेरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए कई विशेष टीमों का गठन किया है, जो संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। मधु के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शव गृह में भिजवा दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों और सटीक समय का पता चल पाएगा कि मधु की हत्या किस दिन और किस समय की गई थी। क्या उसे 21 मई को ही मार दिया गया था या फिर 22 मई की सुबह तक वह जीवित थी? इन सभी सवालों के जवाब मेडिकल रिपोर्ट से ही साफ होंगे। इस पूरी घटना के पीछे के कारणों का अगर समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो यह आधुनिक समाज की एक बेहद खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है। अक्सर देखा गया है कि युवा अपनी मर्जी से प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं, सालों तक एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन जब बात शादी और सामाजिक जिम्मेदारी की आती है तो वे अपने परिवार के दबाव में आ जाते हैं या फिर अपनी जाति, धर्म और सामाजिक प्रतिष्ठा की झूठी दुहाई देने लगते हैं। वे दिल से अपनी प्रेमिका या प्रेमी को छोड़ नहीं पाते, लेकिन दिमाग से वे एक ऐसी अरेंज मैरिज करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उनके परिवार को पसंद हो। इस दोहरी जिंदगी का खामियाजा अंततः उस निर्दोष इंसान को भुगतना पड़ता है जो बड़े बड़े सपने लेकर उनके जीवन में प्रवेश करता है। अंकित के मामले में भी संभवतः यही हुआ होगा। उसने 2 साल तक एक लड़की के साथ रिश्ता रखा, लेकिन समाज और परिवार के सामने अपनी छवि बनाए रखने के लिए उसने मधु के साथ पारंपरिक तरीके से शादी कर ली। शादी के बाद जब वह अपनी दोहरी जिंदगी को संभालने में नाकाम रहने लगा या जब मधु को उसके इस पुराने और अवैध संबंध के बारे में भनक लग गई होगी तो घर में विवाद शुरू हुआ होगा। जब मधु ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई होगी और अंकित के इस धोखे का विरोध किया होगा तो अंकित ने खुद को फंसता हुआ देख अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को रचा होगा। उसने सोचा होगा
कि अगर वह मधु को रास्ते से हटा देगा और उस पर जेवरात लेकर भागने का झूठा आरोप लगा देगा तो समाज उसकी बात पर यकीन कर लेगा और वह अपनी प्रेमिका के साथ हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। लेकिन कानून और न्याय की चौखट पर कोई भी अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह अपने पीछे कोई न कोई ऐसा सुराग जरूर छोड़ जाता है जो उसकी बर्बादी का कारण बनता है। अंकित ने अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए अपनी ही प्रेमिका के घर को चुना, जो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हुई। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अपराध की बुनियाद पर कभी भी खुशियों का महल नहीं खड़ा किया जा सकता। यदि अंकित को अपनी प्रेमिका से इतना ही गहरा लगाव था तो उसे अपने परिवार के सामने खड़े होकर विवाह का विरोध करना चाहिए था और किसी निर्दोष लड़की की जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए था। फिलहाल इस घटना के बाद से मधु के गांव मानेसर और उसके मायके में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि एक होनहार और निर्दोष बेटी को इस तरह बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। स्थानीय सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि फरार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को फांसी की सजा दिलाई जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी की बेटी के साथ ऐसा भयानक खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि कानून पूरी निष्पक्षता और कड़ाई से अपना काम कर रहा है और बहुत जल्द आरोपी कानून की गिरफ्त में होंगे। यह पूरी घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि एक समाज के रूप में हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शादियों में केवल धन दौलत, जमीन जायदाद और ऊपरी दिखावे को देखने के बजाय क्या हमें लड़के और उसके परिवार के चरित्र, उनके अतीत और उनके व्यवहार की गहन जांच नहीं करनी चाहिए? किसी भी रिश्ते की बुनियाद केवल सामाजिक दिखावे पर नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, ईमानदारी और सम्मान पर टिकी होती है। जब तक हम सतही चीजों से ऊपर उठकर इंसानी मूल्यों को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक इस तरह की त्रासदियों को रोकना मुश्किल होगा। कानून अपना काम करेगा और दोषियों को सजा भी मिलेगी, लेकिन जो नुकसान इस परिवार ने उठाया है उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही पूरा न्याय होगा और पीड़ित परिवार को शांति मिलेगी।